अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टमक पैथोलॉजी में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, जो कि पार्ट है ऑफ द क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, वन ऑफ द कॉजेशन ऑफ द क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। अब बात करते हैं कि ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में हो क्या रहा है। ऑफ कोर्स इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि गैस्ट्राइटिस है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, और ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि हमारा ही म्यूकोस सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अब ये हमारा ही इम्यून सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक हो रही है। अब ये सबसे ज़्यादा जिस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा होता है, अफेक्टिंग बॉडी एंड फंडस, बॉडी एंड फंडस को बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट कर रहा होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे एंट्रम जो होता है वो स्पेयर रहता है, एंट्रम स्पेयर्स। एंट्रम ठीक रहता है क्योंकि बॉडी और फंडस को अफेक्ट कर रहा है, एसिडिक प्रोडक्शन कम हो रही होती है, तो इसकी वजह से एंट्रम में वैसे तो कुछ नहीं हो रहा होता, बस हाइपरप्लेजिया हो रहा था, जिसकी वजह से हाइपरगैस्ट्रीनीमिया हो रहा होता है। जब मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताऊंगी तो उससे ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने यही बताया कि ऑटो इम्यून है, ये हमारा इम्यून सिस्टम इसको अफेक्ट करेगा और इसमें बॉडी और फंडस अफेक्ट हो रहे होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स को अब समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके ये हैं कि इसमें एंटीबॉडीज टू द पैराइटल सेल्स एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स डिटेक्ट होती हैं इन सीरम। मैंने पहले ही बताया ये इम्यून सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है। इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं पैराइटल सेल्स और इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट। सेकंड ये कि इसमें सीरम पेप्सिनोजन लेवल कम हो जाएगा। पेप्सिन्स किससे रिलीज हो रहे होते हैं? चीफ सेल्स। चीफ सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बॉडी और फंडस में, और वो इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से चीफ सेल्स कम हो रहे हैं, पेप्सिन्स की सिक्रीशन कम हो रही है। सेकंड ये है कि एंडोक्राइन सेल हाइपरप्लेजिया, हाइपरगैस्ट्रीनीमिया हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि जी सेल जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट कर रहा होता है, तो एंडोक्राइन सेल हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है। अब यहाँ पे पैराइटल सेल्स अब यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर्स के इफेक्ट की वजह से विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया होगा पेशेंट को। और इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उसकी वजह से डिक्रीज एसिडिक प्रोडक्शन हो रही है, और इस कंडीशन को कहते हैं एक्लोराइडिया। तो क्या हुआ? पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी, जिन्होंने क्या किया कि एसिड प्रोडक्शन कम कर दी। इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अगेंस्ट बनी, जिन्होंने विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करवा दी। चीफ सेल्स के अगेंस्ट है तो पेप्सिनोजन, और एंट्रल सेल्स हाइपरप्लेजिया हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। अब इसकी पैथोजेनेसिस में ये है कि गैस्ट्राइटिस जो है ये रिलेट कर रहा होता है टू द इम्यून मीडिएटेड लॉस ऑफ पैराइटल सेल्स। अब पैराइटल सेल्स लॉस हो गए ड्यू टू द एंटीबॉडीज़, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास एसिडिक प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब डिक्रीज एसिडिक प्रोडक्शन इज लीडिंग टू हाइपरगैस्ट्रीनीमिया, कि हमारे पास गैस्ट्रिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, इंक्रीज गैस्ट्रिन सिक्रीशन। अब पैराइटल सेल के दो काम थे, एक तो था एसिडिक प्रोडक्शन, अब पैराइटल सेल लॉस हुए उसकी वजह से एसिडिक प्रोडक्शन भी कम होगी, और दूसरा इसका काम था कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स की सिंथेसिस, तो डिक्रीज इंट्रिंसिक फैक्टर भी हो जाएगा इसमें। अब इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो रहा है तो इट विल लीड टू द विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड लीडिंग टू पर्नीशियस एनीमिया। ये दो चीज़ें हो रही हैं, और इसके अलावा इम्यून सेल्स जो होते हैं ये अफेक्ट कर रहे होते हैं ऑल्सो द चीफ सेल्स,
दैट इज लीडिंग टू व्हाट? डिक्रीज पेप्सिनोजन लेवल्स। इसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन भी इम्पेयर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताऊँ कि हमारे पास क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस दो करवा रहे थे, एच पाइलोराई और ऑटो इम्यून। अब दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये कौन सा क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है? उसमें ये होता है कि एच पाइलोराई कॉज करवाता है हाइपोक्लोराइडिया, मतलब डिक्रीज HCl प्रोडक्शन। जबकि जब ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस की बात की जाएगी तो उसमें क्लोराइडिया होता है, मतलब नो HCl प्रोडक्शन। ठीक है, एक ये होगा नो HCl प्रोडक्शन, और इसका सेकंड फीचर ये है कि इसमें पर्नीशियस एनीमिया होगा, जबकि एच पाइलोराई पर्नीशियस एनीमिया कॉज नहीं करवाता। अब इसकी बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो इसमें हमें मिलेगा कि डैमेज, diffuse damage of parietal cells within mucosa of body and fundus। नेक्स्ट इसकी बात यह है कि लॉस ऑफ द रूगल फोल्ड्स, जो इसकी बेस होती है ना स्टमक की, उसमें हमारे पास रूगल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो लॉस हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें न्यूट्रोफिल्स भी मिल सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, मगर मोस्ट स्पेसिफिकली क्योंकि ये क्रॉनिक से रिलेट कर रहा है तो इसमें हमें कौन कौन से सेल्स मिलते हैं? प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। ड्यू टू इट्स क्रॉनिक कंडीशन ना, तो ये सेल ज़्यादा मिलेंगे हमें। अब अगर एक्सटेंसिव डैमेज हो, एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ parietal cells एंड चीफ सेल्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी और फंडस का जो एक्सटेंसिव डैमेज है, दैट इज लीडिंग टू इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। इसके क्लिनिकल फीचर्स में अगेन वही आ जाती है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड नोजिया। जबकि डायग्नोसिस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली तो मोस्ट स्पेसिफिकली जो चीज़ मिली है, दैट आर द एंटीबॉडीज़, जो कि मैंने इसकी क्लिनिक करेक्टरिस्टिक फीचर्स में भी बताए थे। एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट parietal cells and intrinsic factors found in serum। सेकेंड, इसमें पर्नीशियस एनीमिया मिलेगा पेशेंट को, वो डायग्नोस्ड हो जाएगा। और थर्ड बात ये है कि ये फीमेल डोमिनेंस है, और मोस्टली अकरिंग एज कौन सी है? एट 60 ईयर्स। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस भी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे विद द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस।